जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोग माशाल्लाह समझ चुके होंगे कि वेब डिज़ाइनर क्या होता है, डेवलपर क्या होता है, बेसिकली ये सब काम कैसे होता है। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है, आइडिया बिहाइंड वेब एप्लीकेशन। बेसिकली वेब एप्लीकेशन काम किस तरह करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एवर अराइज इन वेब प्रोग्रामिंग, दैट हाउ वेब एप्लीकेशंस वर्क। इवन अगर आप वेब प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, तो भी आप ये क्वेश्चन फेस करेंगे कि हाउ वेब वेबसाइट वर्क्स बिहाइंड द सीन। आप जब इंटर करते हैं यूआरएल में, कुछ फॉर एग्जांपल सिकाज यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आ जाता है। जब आप इंटर करते हैं तो इसके दरमियान में से जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा जी, आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग कोई कहता है मैं मोबाइल ऐप्स में काम कर रहा हूँ, कोई कहता है वेब ऐप्स में काम कर रहा हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ। सो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, दीज थ्री आर डिफरेंट रूट्स या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जो आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जो सिर्फ डेस्कटॉप तक महदूद है, सिर्फ डेस्कटॉप पर काम करता है, जैसे कि कंप्यूटर। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ डेस्कटॉप तक लिमिटेड है। मतलब अगर डेस्कटॉप ख़त्म हो जाए तो वो सॉफ्टवेयर ख़त्म, अगर डेस्कटॉप चुरा ले कोई तो सॉफ्टवेयर भी। अगर आपने बैकअप नहीं लिया डेटा का तो बैकअप भी ख़त्म। बैकअप भी तो आप इसी कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, अगर एक्सटर्नल आप लेते हैं तो वो तो अलग बात है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आया तो मीन्स आपके डेटा, आपका जो डेटा है उनके लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अदरवाइज इसके साइड पे आपके पास मोबाइल ऐप्स हैं। मोबाइल ऐप्स मीन्स जो वो सॉफ्टवेयर जो कि मोबाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, जिस तरह के एंड्रॉयड आईओएस है। तो फिर एंड्रॉयड आईओएस के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं। जिस तरह के एंड्रॉयड आप जावा में बनाते हैं एप्लीकेशंस, इस तरह जो स्विफ्ट अब न्यू लैंग्वेज आई है आईओएस डेवलपमेंट के लिए। फिर मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर भी टू टाइप्स मोबाइल एप्लीकेशंस है। एक को कहते हैं हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशंस, एक को कहते हैं नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस। हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होते हैं जो कि वेब से रिलेटेड होते हैं, जो कि वेब बेस पे एप्लीकेशंस बनते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो कि वेब लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं और इनसे हम एप्लीकेशन बनाते हैं। एंड नेटिव वो एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आप जावा के बेस पे बनाते हैं। तो वेब एप्लीकेशंस में फिर ये बात है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, बैकएंड की सर्वर लैंग्वेजेस हैं। तो वेब एप्लीकेशंस में आपके पास वो एप्लीकेशंस जिसे आप ऑनलाइन एक्सेस कर सके, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हो। आपका अपना एक सॉफ्टवेयर है, अपना एक बिजनेस है, वो आप एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। आपके डेटा, आपका जो डेटा है वो भी सेफ़ है, बिकॉज वो सर्वर पे पड़ा रहता है। एंड सर्वर में डेटा लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्लाउड बेस्ड डेटा होता है। तो वेब एप्लीकेशंस जो रेट हैं वो कल मैंने बता दिया था कि किस तरह उनमें इंक्रीज़ होता जा रहा है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन से तो बहुत सारे लोग वेब एप्लीकेशंस पे कन्वर्ट हो रहे हैं, बिकॉज वेब एप्लीकेशंस को आप एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन का डेटा सेफ होता है। बाकी भी बहुत सारे उनके फ़वाइद हैं। तो ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू वेब। वेब में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। एक हम सुनते हैं http www.abasinuniversity.com, http http बेसिकली है क्या। http इज अ प्रोटोकॉल और इट इज एब्रिवेटेड एज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर मीन्स कि इट इज द प्रोटोकॉल which is used to transfer some data over the internet। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोटोकॉल्स, ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है। व्हाट आर प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। आई मे टेल यू दैट प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनमें से स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल HTTP उनका एक एग्जांपल है। HTTP प्रोटोकॉल जो है वो एक स्टैंडर्ड है कि आप एक वेबसाइट पे डेटा को किस तरह ट्रांसफ़र करोगे। तो डेटा ट्रांसफरिंग के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो है HTTP। अच्छा जी, इसके अलावा HTTP का काम क्या है। HTTP जैसे नाम से जाहिर है, इट ट्रांसफर द डेटा। सो HTTP सेंड आवर URL टू द DNS सर्वर। HTTP जो है वो हमारा URL DNS सर्वर को सेंड कर देता है। हमारा URL क्या है, व्हाट इज़ URL। यहाँ पे जो आप टाइप करते हैं कि फॉर एग्जांपल www.mentorspakistan.com या google.com या whatever, ये mentorsPakistan.com। तो ये आपका URL बन गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्लैश लगाए कि मेंटोर्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आप URL आपका बन रहा है। तो बेसिकली ये जो HTTP प्रोटोकॉल है ये हमारे URL DNS सर्वर तक ट्रांसफ़र करता है। अब DNS सर्वर क्या है, DNS सर्वर इज़ अ
डोमेन नेम सिस्टम, ये एक सिस्टम है जो कि डोमेन को नाम प्रोवाइड करता है, जो कि नेम्स प्रोवाइड करता है। अब डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम ये है कि जैसे कि आप नाम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मेंटोस पाकिस्तान, सो मेंटोस पाकिस्तान इज द डोमेन नेम, ठीक है। मेंटोस पाकिस्तान इज द डोमेन नेम। एंड डीएनएस सर्वर क्या है? डीएनएस सर्वर आप कंसीडर करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है जो कि आपको ये नेम प्रोवाइड करता है। ये जो मेंटोस पाकिस्तान मैंने लिया है, ये मैंने डीएनएस सर्वर से लिया है। तो बेसिकली ये गिव नेम टू आईपी एड्रेसेस लाइक 192.168.5.1, ये एक सिस्टम है जो कि आईपी एड्रेसेस को नेम्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो स्टार्टिंग डेज थे तो वहाँ पे जो वेबसाइट्स थे, तो वेबसाइट्स के आईपी एड्रेसेस होते थे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर किसी ने अब तक आईपी एड्रेस नहीं देखी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह के अपने अपने एड्रेस थे। अगर फॉर एग्जांपल द मेंटोस पाकिस्तान है, तो मेंटोस पाकिस्तान की अपनी एक यूनिक आईपी एड्रेस होती थी, जिनके बेस पे आप उनको एक्सेस कर सकते थे। तो ये बात फिर चेंज हो गई कि कौन आईपी एड्रेसेस को याद रखेगा, कि अब ये आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस, तो इनके लिए डोमेन नेम सिस्टम आ गया। और ये सिस्टम ये था कि इन आईपी एड्रेसेस को नाम प्रोवाइड किया जाए। तो बेसिकली बैक एंड पे आईपी एड्रेसेस जनरेट होते हैं, लेकिन फ्रंट एंड पे आपको शो होता है नाम। फॉर एग्जांपल मेंटोस पाकिस्तान है, तो मेंटोस पाकिस्तान के बैक एंड पे आईपी जनरेट होती है, और आईपी आपके डीएनएस सर्वर तक आपके रिक्वेस्ट उनके जरिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं ये क्यों आ गया। ये इसलिए आ गया कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल यूँ है कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आपके पास अपने फ्रेंड्स के नाम है, डिफरेंट आपने कंटेंट सेव किया है। तो अगर आप मोबाइल के नंबर को याद करना चाहे, तो आप कितने मोबाइल नंबर याद कर सकेंगे? 20 से याद कर सकेंगे, 30 से याद कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास हज़ारों के नंबर सेफ है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि बासित बासित को आपने यहाँ पे इंटर किया, बेसिकली आपको शो हो रहा है कि कॉलिंग टू बासित, लेकिन बैकएंड पे तो उसका नंबर जा रहा है। इसी तरह ही एग्जांपल डीएनएस सर्वर का है, बैकएंड पे इसकी आईपी जनरेट होती है, एंड फ्रंट पे उसका नाम शो होता है, ठीक है। इट वर्क्स लाइक कॉन्टैक्ट इन आवर मोबाइल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि http://www.aup.edu.com। सो व्हाट इज दिस? ये क्या है? डोमेन डोमेन नेम है। ये हमारे पास डोमेन नेम है, इसके बैकएंड पे इसकी अपनी एक आईपी एड्रेस होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये डोमेन नेम है। अच्छा जी, फिर से वापस जाते हैं। http क्या काम करता है? सेंड और यूआरएल टू द डीएनएस सर्वर। हमारा जो ये यूआरएल है, अगर मैं यहाँ पे अबाउट अस पर क्लिक करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआरएल में about/about us आ गया। बेसिकली ये यूआरएल जो है डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड होता है थ्रू एचटीटीपी। अब तक आपने ये सीखा, अब तक आपने क्या सीखा बासित? यस, एचटीटीपी के जरिए क्या होता है? यस, डीएनएस सर्वर तक ट्रांसफर होता है थ्रू एचटीटीपी। एंड डीएनएस सर्वर, आप जानते हैं डीएनएस सर्वर क्या होता है? एहतजाज, डोमेन नेम सिस्टम। बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम क्या है? यस, लेट नहीं, ये डोमेन नेम तो नहीं, ये आईपी है। बेसिकली डोमेन नेम इज, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड किया aup.edu.com है, ठीक है। तो ये आपके पास डोमेन नेम है, और हर एक डोमेन नेम की अपनी आईपी एड्रेसेस होगी। लेकिन डीएनएस बेसिकली एक सिस्टम है। जिस तरह के मेंटोस पाकिस्तान है, मेंटोस पाकिस्तान आपको वेब डेवलपमेंट की कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह डीएनएस एक, आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सर्विस है, जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको डोमेन नेम देता है। अगर आप अपना वेबसाइट ऑनलाइन करना चाहते हैं कि आपका वेबसाइट कोई एक्सेस कर सके, जैसे कि मेंटोस पाकिस्तान है, क्यों मैं एजाज तारिक यहाँ पे नहीं लिख सकता? अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कि www.eazaztarikkhan.com, तो क्या आपका रिजल्ट आएगा? क्योंकि आपका ऑनलाइन नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप ऑनलाइन करना चाहें तो आप डीएनएस सर्वर वालों के पास जाएंगे, और उनसे आप डीएनएस डोमेन नेम आप परचेज करेंगे। जब आप डोमेन नेम परचेज करते हैं तो वो आपको अपना एक डोमेन नाम दे देंगे कि हमारे पास ये अवेलेबल है, एजाज तारिक हमारे पास अवेलेबल है ये डोमेन नाम।
तो आप इस डोमेन नाम को ले लेंगे और डोमेन नाम के साथ साथ आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस भी देंगे वो, ठीक है। तो आप अगर उस पे फिर अपना डेटा पुट करेंगे तो आपका वेबसाइट या आपका ब्लॉग एक्सेसिबल होगा। तो बेसिकली डोमेन नेम क्लियर है, डोमेन नेम क्लियर है, ठीक है। डीएनएस भी क्लियर है और ये भी क्लियर है कि एचटीटीपी के जरिए हमारा यूआरएल ट्रांसफर होता है डीएनएस सर्वर पर। यस, ग्रेट ग्रेट। यस, आगे आप देख सकते हैं यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल बेसिकली होता है, यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली इट पॉइंट्स आउट लोकेशन ऑफ एवरी सिंगल पेज। ये हर एक सिंगल पेज की लोकेशन को पॉइंट आउट करता है। सिंगल पेज का मतलब ये है कि अब मैंने अबाउट अस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे स्लैश अबाउट अस, तो मीन्स अबाउट अस की पेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्ट अस पेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्ट अस की पेज आ गई। यहाँ पे इसकी यूआरएल बन रही है which uniquely represents the location of a single page। हर एक सिंगल पेज की यूनिकली रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कर रही है। देखो आप नाम्स को देखे, यूनिफॉर्म मींस यूनिक, रिसोर्स कहाँ से आ रहा है, लोकेटर लोकेट करना, ठीक है, मतलब पाथ को लोकेट करना यूनिकली। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम मींस इट इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स डोमेन नेम। ओके, यस। अच्छा जी, इसके साथ साथ डोमेन क्या होता है? अच्छा जी, डोमेन इफ यू वांट यूजर्स टू एक्सेस योर वेबसाइट थ्रू वेब यू विल मस्ट परचेज अ डोमेन नेम फ्रॉम डीएनएस। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो वेबसाइट है वो एक्सेसिबल हो थ्रू द इंटरनेट थ्रू वर्ल्ड वाइड, तो इसके लिए आप डीएनएस वालों से एक डोमेन नेम परचेज करोगे। फॉर एग्जांपल लाइक eb.edu.pk, जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर.edu.pk उन्होंने एक डोमेन नेम परचेज किया है। After purchasing a domain name, your website will be accessible through HTTP। जैसे ही आप परचेज करते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं वही डोमेन नाम। जैसे कि मैंने मैंडोस पाकिस्तान परचेज किया है तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। वाई डीएनएस, अब डीएनएस की ज़रूरत क्यों पड़ी? डीएनएस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर आपके पास डीएनएस नहीं था तो आप आईपी एड्रेसेस को याद करते थे। जैसे कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं था तो आप नंबर को याद करते थे। इसी तरह डीएनएस के ज़रिए ये आप आसान हो गया। फॉर एग्जांपल ईटा.com, यूपी.com, अबासीन.com, pakarmy.com, joinpakarmy.com, pef.com, बहुत सारे नाम आपको याद हो सकते हैं इजीली। जैसे कुछ भी आप दो तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं था तो एग्जैक्टली आप आईपी एड्रेस दे देते, अगर एक पॉइंट भी गलत होता तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई डीएनएस केम इनटू बी। क्लियर? कल पूछूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम एक साथ चलेंगे क्योंकि मैं पूछूंगा आपसे, आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछेंगे, एक साथ हम एक फ्री इन्वायरमेंट बनाएंगे और इंशाल्लाह एक क्या कहते हैं एक डिबेशन वो करेंगे, ठीक है, कि इस तरह है इस तरह नहीं है, क्यों नहीं है, ना। अच्छा, हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क। बेसिकली थ्योरी पे इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज आप सब इनिशियल लेवल के स्टार्ट रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए, इसके बाद हम कोडिंग पे कम्प्लेक्स जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क। अब वेब एप्लीकेशन काम किस तरह करते हैं? काम करने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने यूआरएल में इंटर कर दिया www.mentospakistan.com और आपके पास ये मेंटोस पाकिस्तान का पेज आ गया। बेसिकली ये काम किस तरह होता है? ये काम यूँ होता है कि आप इंटर यूआरएल इन अ ब्राउज़र लाइक www.mentospakistan.com। यहाँ पे ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में, मोज़िला फायरफॉक्स में, ओपेरा में या क्रोम में, व्हाटएवर, आप यूआरएल इंटर करते हैं। ब्राउज़र सेंड यूआरएल टू डीएनएस थ्रू एचटीटीपी। ये अब तक पढ़ा है कि एचटीटीपी के ज़रिए यूआरएल सेंड होता है टू डीएनएस, डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड होता है, ठीक है। डीएनएस सर्च फॉर आईपी ऑफ रिक्वायर्ड यूआरएल। डीएनएस सर्च करता है आईपी को, जैसे कि मैंने कहा कि बैकेंड पे आईपी जाती है, तो जैसे आप सेंड करते हैं कि मेंटोस पाकिस्तान, तो डीएनएस को आप सेंड करते हैं थ्रू एचटीटीपी, तो वहाँ पे सर्चिंग हो जाती है आपकी आईपी की। अगर आपकी आईपी मिली वहाँ पे, उनका अपना एक टेबल होता है और उस टेबल को कहते हैं राउटिंग टेबल। अगर उनको राउटिंग टेबल में आपकी आईपी मिली और आईपी के साथ साथ आपका डोमेन नेम भी मिल गया, तो वो ब्राउज़र को दोबारा रिस्पांस देते हैं कि वाकई ये हमारे पास रजिस्टर्ड है, ठीक है। इस तरह आप गलत डोमेन नाम भी इंटर कर सकते हैं, आप आबास इंटर कर सकते हैं, तो आबास की रिक्वेस्ट गई, आबास की सर्चिंग हो गई, आईपी और डोमेन नेम अगर मौजूद है तो वापस ब्राउज़र को रिस्पांस मिलेगा कि वाकई मौजूद है। मौजूद नहीं है तो आपको एक पेज डिस्प्ले होगी जिस पे लिखा होगा
डोमेन नेम कांट फाइंड, या फॉर एग्जांपल दिस वेब पेज इज नॉट अवेलेबल, इस तरह का कुछ मैसेज आपको शो होगा। अच्छा जी, if DNS find URL in their table, they will send back IP address of required URL to the users, otherwise they will send message this web page is not available। ठीक है, अब मेंटस पाकिस्तान अवेलेबल था, आईपी भी और डोमेन नेम भी, तो उन्होंने मुझे कंटेंट सेंड किए। लेकिन इससे पहले ये 2 बार होता है ये प्रोसेस, ये इतने कम अरसे में फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर से, पहले चेकिंग होती है कि वाकई ये इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है कि नहीं, कार्ड चेक होता है बेसिकली, वहाँ पे आईपी और डोमेन नेम चेक होता है। इसके बाद अगर आप ट्रू है तो फिर रिस्पांस आती है कि वाकई ये आईपी हमारे पास रजिस्टर्ड है। इसके बाद दोबारा हम रिक्वेस्ट करते हैं उन सर्वर से जहाँ पे ये इमेजेस पड़े हैं, जहाँ पे ये टेक्स्ट पड़ा है, जहाँ पे ये पेजेस पड़े हैं। ये बेसिकली उसे कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग और डोमेन नेम में फ़र्क है। डोमेन नेम सिर्फ आपका नाम होता है कि आप सिर्फ नाम बाई करें, मेंटर्स पाकिस्तान का नाम आपने बाई किया। होस्टिंग इसे कहते हैं कि जब आप इस मेंटर्स पाकिस्तान पे ये वेबसाइट का जो डेटा है वो ट्रांसफ़र करें। ठीक है, वेबसाइट का ये जो डेटा है वो ट्रांसफ़र करें, जिनमें से इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट है, ये सब कुछ कहाँ पे पड़ा है, तो ये बेसिकली होस्टिंग पे पड़ा होता है। और होस्टिंग आप लेते हैं कंपनी से, आप डीज में आपके पास बहुत सारी कंपनीज है होस्टिंग के जो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे चले जाएंगे कि मुझे, वो कहेंगे कि यार आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों चाहिए, तो आपको ये फ़र्क मालूम होना चाहिए कि डोमेन नेम सिर्फ नाम लेना होता है, पहले नाम लेना होता है। होस्टिंग इसे कहते हैं कि आपकी जो फाइल्स हैं वो वो उसी नाम के अंदर आपने रखने हैं, मतलब आपका ये जो डेटा है उन सर्वर्स पे पड़ा होगा। ठीक है, और सर्वर्स में आपका डेटा पड़ा होगा, बड़े बड़े सर्वर होते हैं जिनमें से डेटा होता है, तो आपका डेटा जहाँ पे होता है तो वहाँ से फिर रिक्वेस्ट होती है। एक बार तो चेकिंग होती है कि डोमेन नेम मौजूद है कि नहीं, ब्राउज़र को रिस्पांस मिल जाता है मौजूद है, अगर मौजूद है तो दोबारा उन सर्वर से डिमांड होता है जहाँ पे आपका डेटा मौजूद है, और जो डेटा आपने रिक्वेस्ट किया है तो वो डेटा आपको मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो, ये पूरा प्रोसेस साथ साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ मेंटर्स पाकिस्तान, जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ चेकिंग हो रही है डीएनएस सर्वर में, एचटीटीपी के थ्रू चेकिंग हो गई। इतने अरसे में ब्राउज़र को रिस्पांस भी मिला कि वाकई हमारे पास मौजूद है। दोबारा रिक्वेस्ट उस सर्वर से किया गया जिस सर्वर में ये सब डिज़ाइन, ये सब टेक्स्ट, ये इमेजेस, ये सब कुछ पड़ा है, और इस सर्वर ने मुझे इन टेक्स्ट पेज, वो पेज मुझे रिक्वायर्ड, वो पेज मुझे मतलब सेंड की जो मुझे रिक्वायर्ड है। अब अगर मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे अबाउट अस, तो फिर से रिक्वेस्ट हो गया कि आप अबाउट अस के कंटेंट्स मुझे सेंड करो, तो ब्राउज़र को फिर से दोबारा अबाउट अस के कंटेंट सेंड हो गए। गॉट इट? ग्रेट। अच्छा जी, ये बस मैंने बातों बातों में कह ही दिया। ठीक है, और आपका द सर्वर विल सेंड बैक ऑल द रिक्वायर्ड डेटा टू द ब्राउज़र इन द फॉर्म ऑफ HTML। देखो, इन द फॉर्म ऑफ HTML आपका ये डेटा दोबारा बैक हो रहा है। द ब्राउज़र विल रीड द टैग्स एंड जनरेट द पेज। ब्राउज़र हमेशा टैग्स को रीड करता है और पेज को जनरेट करता है। टैग्स क्या है, आगे इंशाल्लाह HTML स्टार्ट करेंगे तो सब टैग्स, ठीक है, लेकिन इतना याद रखें कि ब्राउज़र रीड्स द टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट को रीड करते हैं और पेज को जनरेट करते हैं या कंटेंट्स को जनरेट करते हैं। अच्छा जी, देखो यहाँ पे ये पिक्चर है, बिकॉज वन पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स। यहाँ पे एक बंदा बैठा है, क्लाइंट बैठा है, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट कर रहे हैं HTTP के ज़रिए सर्वर को, वहाँ से चेकिंग हो रही है कि वाकई ये है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डेटा क्वेरी चल रही है डेटाबेस पे, और डेटाबेस से फिर रिस्पांस आ रहा है सर्वर को, और सर्वर से फिर अब ये वेब पेजेस, इमेजेस और ये सब चीज़ें गेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट चेकिंग हो रही है वेब पेज, इमेज, etc। इसके बाद अगर ओके रिपोर्ट आ गया तो फिर डेटाबेस में सर्चिंग होती है सर्वर में कि वाकई जो डेटा रिक्वायर्ड है तो वो मिल जाए, तो वो डेटा फिर सर्वर को मिलता है और सर्वर से फिर क्लाइंट को मिलता है। अच्छा जी, अब वेब टेक्नोलॉजीज जो हम पढ़ेंगे, एक मेन थीम है इन टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे कि HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये सब लैंग्वेजेस है, तो थोड़ा सा हाईलाइट पढ़ते हैं, फिर हर एक लैंग्वेज के डेप्थ में जाएंगे। HTML को पूरा हम तकरीबन 7-8 दिन लगाएंगे, उसका कोड करेंगे, इसमें जो टैग्स हैं, इनमें जो बातें हैं, कोडिंग है, थ्योरी है, एवरीथिंग पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे एक बिग पिक्चर आपको शो कर रहे हैं। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नींद से उठ जाए, थोड़ा खैर रिस्पॉन्स दे, ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको।
HTML is used to create electronic documents called pages that are displayed on the World Wide Web. HTML किससे यूज होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करे। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स में क्या फ़र्क है, एक ये डॉक्यूमेंट है और एक वो डॉक्यूमेंट है, एक ये पेज है, एक यहाँ पे HTML का पेज है। तो बेसिकली बोथ आर सेम। यहाँ पे इस पेज पर भी आप कुछ बनाते हैं कुछ लिखते हैं, इस पेज पर भी आप कुछ बनाते हैं कुछ लिखते हैं, ठीक है। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसको हम पेजेस कहते हैं। तो HTML में बेसिकली हम पेजेस को मतलब इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम उस पर पेजेस बनाए और उनको www पे वर्ल्ड वाइड वेब पर फिर डिस्प्ले करें। HTML इज़ यूज टू गिव लेआउट टू रिसोर्सेज। HTML यूज़ होता है कि हम रिसोर्सेज को लेआउट दें। रिसोर्सेज का मतलब टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, आइडियोज बहुत सारे आपके पास है। HTML इज़ यूज टू गिव लेआउट टू रिसोर्सेज। लेआउट का मतलब ये है कि देखो ये आपके पास रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट रिसोर्स है, तो इस टेक्स्ट को लेआउट देना। लेआउट का मतलब कि ये होम कहाँ पे होना चाहिए, ये कितना बड़ा होना चाहिए, इसका कलर, मतलब कलर की बातें तो CSS में फिर आती हैं, लेकिन ये कहाँ पे होना चाहिए इसके लेआउट हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, कि उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, इमेज कहाँ पे होना चाहिए। बेसिकली दिस इज लेआउट एंड HTML इज यूज टू गिव लेआउट टू रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को, वीडियोस को, इमेजेस को, टेक्स्ट को और भी है, इनको लेआउट देना। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं HTML। CSS किस लिए यूज़ कर रहे हैं, CSS मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट, और जैसे कि नाम से जाहिर है कास्केडिंग स्टाइल शीट मीन्स कि ये स्टाइल का एक शीट है, स्टाइल का एक शीट है जिनमें से हम स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल किस लिए लिखते हैं, ताकि इनमें से जो स्टाइल हम लिखे वो HTML के डॉक्यूमेंट्स पे या HTML की रिसोर्सेज पे अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को अगर आप देखें, इनका जो ये कलर है, तो हम ये बताते हैं CSS में स्टाइल शीट में कि ये कितना बड़ा होना चाहिए, उनका कलर ब्लैक होना चाहिए, ये यहाँ पे सेंटर पर होना चाहिए और ये इसी तरह होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें हम ये डिफाइन करते हैं। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप इज अ रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट एंड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप जो है वो रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फर्स्ट, जो मोबाइल लेआउट के लिए आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ताकि मोबाइल लेआउट पर भी ठीक शो हो, और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। फ्रंट एंड और बैक एंड पे कल मैंने आपको ब्रीफली समझाया था। कैन एनीबॉडी टेल मी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड? यस एग्जैक्टली, मतलब फ्रंट एंड इसे कहते हैं जो हमें शो होता है, जो हम देखते हैं विजुअली, जो हम देखते हैं, एंड जो ये डिज़ाइन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मतलब ये जो पेजेस फ्रंट एंड के बना। व्हाट्सएप एक फ्रेमवर्क है बेसिकली फ्रंट एंड का, जिनमें से रेडीमेड डिज़ाइन है और उस रेडीमेड डिज़ाइन को हम यूज़ करते हैं। वो यूज़फुल इसलिए है कि उनमें से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अब आप जितना भी डिज़ाइन बनाएंगे वो आप बूटस्ट्रैप में बनाएंगे, बिकॉज बूटस्ट्रैप इज़ द डिमांड ऑफ द मार्केट। रिस्पॉन्सिव साइट का मतलब ये है कि अगर आप एक वेबसाइट को मोबाइल पर शो कर रहे हैं तो वो मोबाइल के लेआउट के हिसाब से शो, ऐसा नहीं कि वो डेस्कटॉप के लेआउट के हिसाब से शो। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे एक टेक्स्ट सेंटर पे होगा, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। चलो यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अगर आप इनको यहाँ पे देखो, जितना भी मिनिमाइज कर रहे हैं तो ये खुद को, ये कंटेंट जो है ये खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। देखो अब मेन्यू और ये सब कंटेंट्स इस तरह हो गए, ठीक है, ये देखो अब 1 बाई 1 हो गए, ये इस तरह हो गए, लेकिन डेस्कटॉप में कुछ और थे। लेकिन अगर आपका ये रिस्पॉन्सिव नहीं है तो फिर ये कोई एक चीज़ यहाँ पे शो होगी जो कि आप स्क्रॉल करने से जाएंगे, दूसरी चीज़ कहीं और पे शो होगी जो बहुत मुश्किल होगा मोबाइल में फाइंड आउट करना। और मैंने इस तरह बन गई। तो बेसिकली हम पूरा का पूरा डिज़ाइन इस तरह खुद डिज़ाइन करेंगे अपने कोड से और उनको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, ठीक है, ताकि मोबाइल लेआउट पर, टैबलेट्स पर, छोटे स्क्रीन पर ये ठीक तरह से शो और उनका डिज़ाइन ख़राब ना हो। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली इसलिए यूज़ होता है। और बूटस्ट्रैप में क्या होता है, विच इज़ डेवलप्ड अलॉन्ग विद CSS, जावास्क्रिप्ट एंड HTML। बूटस्ट्रैप CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML पे बनता है या बना है, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी में जावास्क्रिप्ट क्या होता है, बेसिकली ये सब लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे एक मेन थीम दे रहे हैं, फिर इसके अंदर हम फिर से थ्योरी पढ़ेंगे और उनका कोड भी करेंगे। जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये ब्राउज़र पर रन होती है, ठीक है, ये ब्राउज़र पर रन होती है। उनका जितना भी फंक्शनिंग है उनका सर्वर के साथ कुछ वास्ता नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र के हद तक, यूज़र के हद तक वास्ता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट गिव्स प्रोग्रामिंग टूल्स टू द HTML। ये HTML को प्रोग्रामिंग के टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि वेरिएबल, जैसे कि कंडीशंस, जैसे कि लूप्स। इनमें से हम लूप्स, वेरिएबल्स, कंडीशंस पढ़ते हैं, चूँकि आपने C++ में भी पढ़े। इस तरह के और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट। jQuery क्या है? jQuery जावास्क्रिप्ट से बनी है, जावास्क्रिप्ट के बेस पे बनी है, और इनको आप कह सकते हैं कि jQuery इज द लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। थर्ड पार्टी पैकेज ऑफ जावास्क्रिप्ट रेडीमेड कोड, और इनमें से यूजली रेडीमेड कोड है jQuery में। रेडीमेड कोड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एतजाज ने डिज़ाइन किया है, एतजाज ने एक गैलरी डिज़ाइन की है इमेजेस की, और वो jQuery के ज़रिए डिज़ाइन किया। तो यूजली बहुत सारे उनमें से प्लगइन्स मिलते हैं, जो कि बाद की बातें हैं, जब इंशाल्लाह हम jQuery पर जाएंगे तो आप वो सब कॉन्सेप्ट पिक कर लोगे। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही अपने ज़हन में रखें कि jQuery जो है वो जावास्क्रिप्ट के बेस पे बनी है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। उनका जो कोड का फॉर्मेट है वो भी रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट है, और इनमें से यूजली रेडीमेड कोड हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एजेक्स का मतलब है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, इनका ये आपके पास आइडिया है। और उनका जो आइडिया है वो ये है कि इनमें से आप सर्वर को डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं विदाउट रीलोडिंग द पेज। आपका पेज भी लोड नहीं होगा और आपका मैसेज भी जा रहा है फेसबुक पे। फेसबुक पे जब आप चैट करते हैं तो आपका मैसेज जाता है, आपको मैसेज मिलता भी है, लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं होता। अगर आपके पास एजेक्स नहीं था तो जब आप मैसेज सेंड करते थे तो फेसबुक का इस तरह कर करके रिफ्रेश होता, फिर मैसेज आता, फिर रिफ्रेश होता, फिर मैसेज आता, तो इस तरह होता। बेसिकली एजेक्स ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। आपका पेज भी रिफ्रेश नहीं होता और आपका काम भी होता है। ये बेसिकली जो आप SMS सेंड करते हैं फेसबुक पे, ये आपके मैसेजेस कहाँ पे जाते हैं, ये आपकी मेमोरीज कहाँ पे स्टोर हो जाती है, जो फेसबुक वाले आपको 3 साल बाद कह देते हैं कि लुक बिहाइंड 3 इयर्स बैक या 3 इयर्स बिफोर आपकी ये मेमोरी है, शेयर योर मेमोरी। बेसिकली ये सब कुछ उनके डेटाबेसेस में स्टोर होता है, उनके डेटाबेसेस में स्टोर होता है। तो जैसे आप चैट करते हैं तो आपका ये पूरा चैट उनके डेटाबेस में स्टोर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके डेटाबेस में चैट जाता है। जैसे आप लिखते हैं कि ही, तो ही फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक के सर्वर में जाता है, स्टोर हो जाता है, इसके बाद आपके फ्रेंड को शो होता है ही। लेकिन ये इतना फास्ट उन्होंने बनाया कि डेटाबेस में भी जा रहा है, आपके फ्रेंड को भी इतने वक्त में शो हो रहा है, और ये एजेक्स के जरिए पॉसिबल हुआ है, और पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। सो एजेक्स आप वहाँ भी यूज़ करोगे कि आप सर्वर को डेटा भी सेंड करोगे, सर्वर से डेटा फैच भी करोगे। फैच करने का मतलब यह है कि मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो मेरा मैसेज कहाँ पे जा रहा है, सर्वर पे। इस तरह नहीं है कि आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट जा रहा है, तो ये सेव भी हो रहा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर में डेटा जा रहा है, मेरा मैसेज सर्वर में, और फिर सर्वर से आपको शो हो रहा है, ठीक है, विदाउट रिलोडिंग द पेज। ना आपकी पेज रिफ्रेश होती है ना मेरी। दिस इज एजेक्स। MySQL क्या है? MySQL इज डेटाबेस वेयर ऑल वेबसाइट डेटा स्टोर। ये बेसिकली एक डेटाबेस है MySQL, जहाँ पे आपके सब वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। फेसबुक को भी आप एक वेबसाइट कह सकते हैं। फेसबुक का एक, ये जो आपका डेटा है, ये इमेजेस है, ये जो आपके इमेजेस 3 साल बाद आपको शो होते हैं, बेसिकली वो उनके डेटाबेसेस में स्टोर होते हैं, वो उनके MySQL में स्टोर होते हैं, उनके अपने डेटाबेसेस हैं उनमें स्टोर होते हैं। गॉट इट? तो हमारे वेबसाइट का जितना भी डेटा है वो MySQL में स्टोर होगा, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर को आप जानते हैं क्या है वेब ब्राउजर? Yes, great. Which is used to browse the page. Browse the page. जब हम उन पर पेज ब्राउज करते हैं, जैसे ओपेरा है, क्रूम है, सफारी है, एज है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मॉडर्न जितने भी ब्राउज़र आप देखते हैं। लेकिन बेसिकली ब्राउज़र का पर्पस क्या होता है ये भी आप जहन में रखें। द पर्पस ऑफ वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम एज वेब पेजेस।
उनका काम ये है कि वो HTML के डॉक्यूमेंट्स को रीड करे और उनको एज HTML डॉक्यूमेंट्स या इनको डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम एज वेब पेजेस, कि वो डॉक्यूमेंट्स को रीड करे और उनको एज अ वेब पेजेस डिस्प्ले करे। अगर आपके पास HTML नहीं था तो आपके पास वेब पेजेस भी ना होते थे, इंटरनेट सब कुछ पे आप कैसे शो करते थे, कमांड बेस पे शो करते थे। तो बेसिकली ये उनका पर्पस यही है कि वो डॉक्यूमेंट्स को रीड करे, डॉक्यूमेंट्स जो हम कोड करते हैं या कोड करेंगे हम, तो उनको रीड करे। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने उनके लिए कोड किया है कि H1 यूज़ होता है हेडिंग 1 के लिए, कि आप अगर एक बड़ा सा हेडिंग अपने वेब पेज में शो करते हैं तो उसके लिए हम H1 कोड लिखते हैं। तो H1 के अंदर जो कुछ हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल द मैटर्स पाकिस्तान, यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल H1 है, तो H1 के अंदर अबाउट अस है। तो ब्राउज़र का काम यह है कि इस H1 टैग को रीड करे और उनको एज HTML पेज डिस्प्ले करे। क्या URL होता है? ये तो वो तो ट्रांसफरिंग है। ट्रांसफरिंग का मतलब ये है कि आप जो सेंड कर रहे हैं मैसेज, तो ये मैसेज कौन ले जा रहा है, ठीक है, ये ले जा रहे हैं कौन, ऑनलाइन ट्रांसफरिंग कौन कर रहा है, ठीक है, HTTP कर रहा है, ठीक है। और जो आपने मैसेज को डेवलप किया है वो आप H1 से डेवलप शो कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो सिस्टम बना रहे हैं। इंशाल्लाह आपको आगे कोडिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि HTML क्या है, पेज क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, टैग क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें देयर इज़ अ डिफरेंस। कुछ लोग बताते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट्स एंड डायनामिक वेबसाइट्स। बिलीव मी दीज आर द बेसिक क्वेश्चन जो कि इस थ्योरी में से आपसे हर एक इंटरव्यू में पूछेंगे। अब बिजली आ गई है। कुछ आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होते हैं, डायनामिक वेबसाइट क्या होते हैं। बेसिकली ये इन पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है, कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होते हैं, डायनामिक वेबसाइट्स क्या होते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स वो होते हैं कि जिनमें से आप जब आप उनको आप अपलोड करते हैं तो उनमें से आप बाद में से चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस का मतलब ये है कि आपको डेवलपर की सर्विसेज लेने होंगे अगर आप उनमें से चेंजेस करते हैं। एक वेबसाइट मैंने बना दिया मैटर्स पाकिस्तान, तो अगर मैटर्स पाकिस्तान में मैंने जो जो इमेजेस रख दिए तो उनको आप बाद में से चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करते हैं तो आप डेवलपर को बुलाएंगे, डेवलपर कोड में से चेंज करेगा। ये मेन थी मैं बता रहा हूँ। और डायनामिक वेबसाइट बेसिकली वो वेबसाइट होते हैं कि आप एक क्लाइंट के लिए बनाएंगे। अब अगर आप एक क्लाइंट के लिए बनाएंगे तो वो तो कोड से बेखबर होगा। हर किसी को तो कोड नहीं आता कि उनमें से वो इमेजेस चेंज करेगा, और उनमें से बहुत कम्प्लेक्सिटीज आती है। तो बेसिकली आप एक ऐसे इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करें कि वहाँ से वो खुद ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का आप एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। तो वहाँ से फॉर एग्जांपल सेलेक्ट इमेज, तो वो इमेज सेलेक्ट करता है और अपलोड करता है। इमेजेस डेटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस से फिर वो खुद शो होते हैं। अगर आप देखिए फेसबुक, तो फेसबुक डायनामिक है। कैसे डायनामिक है? ऐसे डायनामिक है कि उन्होंने आपको प्रोफाइल दिया है, आप वहाँ से इमेजेस को अपने इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसको कहते हैं डायनामिक। आप उनमें से खुद चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फेसबुक वाले आपका प्रोफाइल बनाते थे तो क्या ये अच्छा होता? अच्छा लगता कि वो आपका प्रोफाइल बनाते थे। अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है तो फिर आप फेसबुक वालों से कहते थे कि मेरा प्रोफाइल पिक्चर प्लीज़ चेंज करो, और वो फिर फेसबुक वाले अपने डेवलपर से कहते थे कि इसका प्रोफाइल चेंज करो, तो कोडिंग से चेंज करते थे। तो बेसिकली स्टैटिक में यह प्रॉब्लम है कि आप बाद में से चेंज ही नहीं कर सकते हैं लेकिन कोड में। तो बेसिकली डायनामिक वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो इनके हम दो साइट्स बनाते हैं। एक साइट यहाँ पे एग्जांपल करके मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बनाया है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन ट्रांसफ़र के लिए, जो कि फाटा के जितनी टीचर्स हैं वो ऑनलाइन टीचर्स रिक्वेस्ट कर सकेंगे, ठीक है, ऑनलाइन टीचर ट्रांसफ़र के मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र होना है। और इसके अलावा ऑनलाइन टीचर कंप्लेंट्स भी कर सकेंगे कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, तो ये सिस्टम ने डेवलप किया है। तो बेसिकली इस सिस्टम के दो साइड्स हैं। एक साइड को आप कह सकते हैं कि बैक एंड साइड, एक को कहते हैं कि फ्रंट एंड साइड। बेसिकली ये डायनामिक वेबसाइट है, ठीक है। तो डायनेमिक वेबसाइट में बेसिकली आप दो साइड बनाते हैं, एक फ्रंट साइड बनाते हैं, एक बैक साइड बनाते हैं। फ्रंट साइड आपके पास ये है, ठीक है, आपके पास ये फ्रंट साइड है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इमेजेस है, डिफरेंट आपके पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये डिलीट करना है और इसकी जगह मैंने कुछ और चीज़ रखनी है तो मैं क्या करूँगा? जिसके लिए आपने वेबसाइट बनाया है तो वो क्या करेगा, क्या वो आपसे फिर कॉन्टेक्ट करेगा कि मेरे लिए इमेज चेंज करो?
उनको तो कोडिंग नहीं आती होगी। तो बेसिकली हम उसके लिए एक इस तरह एडमिन साइट बना लेते हैं जिनमें से वो अपना एक पासवर्ड और अपना एक ईमेल प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा शायद मुझसे पासवर्ड भूल गया है इसका, ये फिर डेटाबेस में मुझे चेक करना होगा, मुझसे भूल गया है, ठीक है। तो चलो मैं एक दूसरा दिखा देता हूँ जो कि हमने चतराल स्पोर्ट्स के लिए बनाया है, लोकल होस्ट स्लेश चतराल न्यू, ये उनका फ्रंट एंड है। और यहाँ पे लोकल होस्ट स्लेश चतराल न्यू स्लेश बैकएंड, ये उनका बैकएंड है। तो वे देखो फ्रंट एंड पे उनका ये पूरा का पूरा वेबसाइट शो हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे इमेजेस ये फलां फलां चीज़ें, तो सब ये यहाँ पे चीज़ें आ रही। लेकिन अगर मैंने इनमें से कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मैंने यहाँ पे और इमेजेस अपलोड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे उनका एक बैकएंड होता है, और बैकएंड में ये एडमिन साइड, तो एडमिन साइड से देखो यहाँ पे टीम्स है, प्लेयर्स है, गैलरी है, ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक मेंबर को ऐड करना है, जो कि आप यहाँ पे मेंबर्स को देख सकते हैं अबाउट में, एग्जीक्यूटिव समरी में, यहाँ पे ये मेंबर्स है। तो अगर एक मेंबर मैंने डिलीट करना है या मैंने ऐड करना है, तो फिर देखो यहाँ पे हमने उनके लिए एक सिंपल सा बनाया, देखो यहाँ पे वो सब मेंबर्स देख भी रहे हैं आप। तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं वो इजीली, और यहाँ पे अगर वो अपलोड करना चाहे तो इस पर क्लिक करके देखो मेंबर का नाम, ठीक है, और मेंबर का डिजाइनेशन, मेंबर का कोड नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंबर नेम एंड डिजाइनेशन फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इसके अलावा मेंबर कोड फॉर एग्जांपल 11 मेंबर डिटेल्स सिकास, और यहाँ पे मेंबर का इमेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंबर का इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल चलो मेरे पास इसका पिक्चर नहीं है, तो मैं सर्टेनली ये सेलेक्ट करूँगा और सबमिट। तो बेसिकली सॉरी यू हैव एक्सीडेड द साइज लिमिट, यहाँ पे साइज लिमिट भी इस पे अप्लाई है इमेज पे, तो सब रिलेशन चीज़ उन पे हुई हैं। तो चलो मैं कुछ स्मॉल सा इमेज लोड करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे डिजाइनेशन फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ पे ये, यहाँ पे मेंबर डिटेल्स, सबमिट हो गया, देखो यहाँ पे भी आ गया। और अब देखो यहाँ पे फ्रंट पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने से ये इमेज यहाँ पे भी आ गया, एहतिजाज भी आ गया, स्टूडेंट भी आ गया। तो बेसिकली हम इस तरह एक इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वहाँ से सिंपली वो कर सके, डेटाबेस में रिकॉर्ड गया और यहाँ से फ्रंट एंड पे हमने फिर डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच किया, और बेसिकली इंशाल्लाह आप इससे खूबसूरत वेबसाइट बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ, ये सिनेरियोस जो आप देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये सब कुछ आप बना सकेंगे वैलिडेशन के साथ साथ, एक प्रोफेशनल वेबसाइट, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, आई गारंटी इंशाल्लाह आप बना सकेंगे, ठीक है। और इस तरह बहुत सारे वेबसाइट हैं, और प्रीवियस बेच में मैंने जो स्टूडेंट्स को किया था कोर्स में, तो मैंने ये वेबसाइट उनको बना के दिया था, उनके दोनों साइड, फ्रंट साइड भी बैक साइड भी क्लास में, और उन पे एक ब्लॉग भी इस बार बना रहे हैं। तो आप में से हर एक का अपना अपना ब्लॉग भी हो जाएगा। तो अगर कोई चाहता है कि मैं ब्लॉगिंग की साइट पे जाता हूँ, आप बहुत ज़्यादा डिमांड जा रहा है ब्लॉग का, ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो उनका एक अपना ब्लॉग्स भी होगा। अगर आप देखें आपके एक स्टेटस में इजाफा भी हो सकता है कि ओनर एट फॉर एग्जांपल फलां blog.com, बहुत सारे लोगों को आप अगर प्रोफाइल चेक करें तो लिखा होता है, तो उनके अपने ब्लॉग्स होते हैं, लेकिन वो ब्लॉग्स किसी और से डिज़ाइन करवाते हैं, वो 15,000 या 10,000 पे किसी और से डिज़ाइन करवाते हैं। और जब आप खुद बनाना सीखे तो बात ही अलग है, आप अपना डिज़ाइन यूज़ करते हैं, कहीं पे तैयार यूज़ करते हैं, तो बहुत फ़र्क होता है। तो इंशाल्लाह आप एक ब्लॉग भी बनाएंगे अपना, उन पर आप आर्टिकल्स भी करेंगे, एट द एंड हम आपको ब्लॉगिंग के टिप्स भी देंगे, फ्रीलांसिंग के टिप्स भी देंगे, और इसके अलावा आप एक इस तरह डायनामिक वेबसाइट्स भी बनाएंगे। इससे अच्छा होगा या कॉम्प्लेक्स भी होगा इससे। अच्छा जी, तो डायनामिक और स्टैटिक में आप फ़र्क समझ गए, ठीक है। चलो, ए वेब पेज दैट डिस्प्लेज सेम पेज आर इन्फॉर्मेशन टू ऑल यूजर्स, इसमें यूज़र इंटरेक्शन नहीं होते स्टैटिक में, क्योंकि यूज़र का काम क्या है,
अब काम रह नहीं गया, जब यूज़र कुछ कर नहीं सकता तो इंट्रैक्शन ख़त्म हो गए, डेटाबेस नहीं होता क्योंकि डेटा इसमें स्टोर नहीं होता, स्टैटिकली होता है, और ये यूजली HTML और CSS में क्रिएट होते हैं। जावास्क्रिप्ट jQuery भी उनके साथ यूज़ हो सकती हैं। On the other side, डायनामिक वेबसाइट में इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फॉर ईच यूज़र। जैसे कि फेसबुक में आपका अलग है, मेरा अलग है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट है हर एक के लिए। फेसबुक में, गूगल प्लस में इन्वॉल्व यूज़र इंटरेक्शन, इसमें से यूज़र इंटरेक्शन होते हैं। आप फेसबुक पे अपना इमेज अपलोड करते हैं, अपना स्टेटस अपलोड करते हैं, मस्ट हैव डेटाबेस, डेटाबेस ज़रूर होगा, और ये यूजली HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP MySQL AJAX और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें यूज़ हो सकती हैं। बेसिकली आज जो हमारा टास्क है वो हमने आज एक स्मॉल पेज बनाई, स्मॉल पेज, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली प्रोग्रामिंग कैसे होती है, हमने एक पेज कैसे बनाना है। तो जस्ट हम पेज बनाते हैं, इसके बाद छुट्टी, कल से इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं। तो पेज बनाने का तरीका ये है, ठीक है, थ्योरी तो हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन बेसिक पे आप आते हैं, अब एक्चुअल काम पे आते हैं। जब आप एक पेज बनाते हैं, पेज मतलब इस तरह का एक आप लेआउट बनाते हैं, ठीक है, इस तरह, तो इस कम्प्लेक्सिटी पे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन जस्ट हम ये एक पेज बनाते हैं और इस पेज के बाद फिर हम क्लोज अप करते हैं। तो पेज बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसके बाद अगर किसी के पास विंडो 10 है तो वो श्योर करे कि यहाँ पे व्यू पर क्लिक करे और व्यू पर ये फाइल नेम एक्सटेंशन इसको चेक मार्क करे। किसी के पास अगर विंडो 10 है, अगर किसी के पास विंडो 7 है तो वो फोल्डर ऑप्शंस में जाए, फोल्डर ऑप्शंस में वो व्यू पर क्लिक करे और व्यू में से वो इसी तरह का फाइल नेम एक्सटेंशन वो क्लिक करे वहाँ पे, ठीक है, या वहाँ पे क्लिक होगा तो वो आप हटाएं जी। तो इसको आप फाइल नेम एक्सटेंशन को चेक मार करें। इसकी मैं आपको ये बताता हूँ कि उनका एक्सटेंशन फिर ऑफ होता है तो फिर आपको मसला आता है। पेज बनाने का तरीका ये है, कुछ मसला तो नहीं है, बनाऊं? वेरी गुड। पेज बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, आपको बच्चों की तरह मैंने समझाना है, बिकॉज आप बहुत न्यू लर्नर है। इंशाल्लाह जब आपका टाइम मेरे साथ हो जाएगा तो फिर ऐसी आवाज़ें निकलेंगी जो अब आ रहे हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह आप न्यू पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर, तो बेसिकली ये मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आप इसको चेक नहीं करते तो ये .txt ये एक्सटेंशन नहीं होता शो, तो इसमें आपको फिर प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दे उसको, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया एतेजाज। भाई आपने गिला नहीं करना, मुझे जो भी नाम स्टार्ट में मिल जाता है तो वो लास्ट तक मैं यूज़ करता हूँ। उस प्रीवियस क्लास में मुझे एक काशिर मिला है, एक हमजा मिला है, इसके अलावा कोई नाम मेरे ज़हन में नहीं आता। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हाथ भी काम कर रहे हैं सब, वो तो एक नाम बस डायरेक्ट निकाल होते हैं कैशे मेमोरी से। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने ये नाम दिया, एक्सटेंशन आप डॉट के साथ लगाएंगे। बेसिकली आप HTML की पेज बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने HTML की बनाना है, यहाँ पे इंटर, यहाँ पे फिर से इंटर, यस, तो एक पेज बन गई। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास एक एडिटर है जिसे कहते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर, आप यहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। sublimetext.com, देखो उनका अपना वेबसाइट भी आ गया sublimetext.com। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं विंडोज़ के लिए। यहाँ पे इस पर क्लिक करें और सबलाइम टेक्स्ट 2 है, लेकिन आपने सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड करना है जो कि लेटेस्ट वर्जन है, या गूगल में आप सर्च करें। देखो अगर आप यहाँ पे गूगल में सर्च करते हैं, सॉरी मेरी क्लॉक भी हैंड है इस सॉफ्टवेयर के लिए तो गूगल काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करिए, मैं आपको दे देता हूँ, मेरे पास है। तो इसको इजीली 2 to 3 स्टेप में आप इंस्टॉल करें। इसके बाद आप इसको, यहाँ पे आपने एक पेज बना ली, तो इस पेज को आप दो जगहों पे ओपन करोगे। एक आप इसको ओपन करें विद गूगल क्रोम या विद फायरफॉक्स या जो भी ब्राउज़र है, लेकिन आई विल रिकमेंड गूगल क्रोम, ठीक है। तो एक आप गूगल क्रोम में ओपन करें, तो ये पेज एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन पेज हमारी बन गई है। इसके अलावा आप इस पेज को ओपन करें एडिटर में। एडिटर का मतलब ये है जिसमें से आप कोड लिखते हैं, जिस तरह के आप डेव C++ एडिटर यूज़ करते थे C++ के लिए, जिस तरह के आप नोटपैड यूज़ करते थे या नोटपैड++, तो इसी तरह हमारे पास एक सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर है जो कि सबसे ज़बरदस्त है, जो कि वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर इसको यूज़ करते हैं। बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फंक्शन है इसमें से। यहाँ पर आप आ जाए और इसको ओपन करें, यहाँ पे आप चूज़ करें चूज़ अनदर ऐप, क्योंकि इसमें से आप जब स्टार्ट इंस्टॉल करते हैं तो नहीं होगा, तो आप चूज़ अनदर ऐप में से आए
और यहाँ पे आप सबलाइम टेक्स्ट तलाश करें। अगर यहाँ पे आपको सबलाइम टेक्स्ट ना मिले तो फिर आप मोर ऐप्स पर क्लिक करें और मोर ऐप्स में से आप लुक फॉर अनदर ऐप ऑन पीसी और यहाँ पे आप फिर सबलाइम को सर्च करें तो आपको सबलाइम यहाँ से इसी तरह मिल जाएगी और आप इनको यहाँ पे इस तरह ओपन करें। ठीक है, क्लोज अनदर मैंने वो बाकी क्लोज कर दिए। मेरे पास ये सिंपल पेज है, अब कुछ नहीं है कोडिंग। बेसिकली HTML का जो कोड है वो यूं है, HTML का जो कोड है मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझा देता हूँ, इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा कि HTML टेक स्टार्ट मीन्स HTML स्टार्ट हो गया, इसके बाद HTML इन। जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, इस एडिटर में मज़ा ही है। तो HTML के अंदर हमारे पास क्या थी, दो टैग्स और थे। कौन कौन से टैग्स? हेड और बॉडी। तो यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे आप फिर से शिफ्ट के साथ शिफ्ट और वो एंगल ब्रैकेट आप ले लो। ठीक है, तो एंगल ब्रैकेट ले लो, यहाँ पे आप लिखो कि हेड टेक स्टार्ट, यहाँ पे हेड टेक एंड, और इसके बाद यहाँ पे बॉडी टेक स्टार्ट, यहाँ पे बॉडी टेक एंड। लेकिन हमने पढ़ा कि हेड टेक के अंदर देखो, ये इनके अंदर का एरिया है। इस तरह नहीं कि आप यहाँ पे आए, नहीं, यहाँ पे उनकी स्टार्टिंग है, यहाँ पे उनकी इंटिंग है, इसके अंदर आप नहीं जाएंगे। यहाँ पे बीच में से आप इसको इस तरह करें, यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करते हैं व्हाटएवर, या स्पेस से आप जाते हैं तो यहाँ पे आप टाइटल टैग को स्टार्ट करें। अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट और एंड भी हो जाता है। और यहाँ पे टाइटल में दे दे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास। तो पहले तो इसको चेक, कंट्रोल एस से आप अपना काम सेव करोगे। जब तक आप अपना काम आपने सेव नहीं किया तब तक आपके पास चेंजेस नहीं आएंगे। तो कंट्रोल एस से आप अपना काम सेव करो। यहाँ पे ब्राउजर में जाओ, जो आपने अपना पेज ओपन किया है, ठीक है, जो अब एतिजाज.html आ रहा है, तो मैंने टाइटल क्या दिया, फर्स्ट क्लास। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास और ये हेड में आ रहा है, तो आपका ये काम हो गया। अब पूरा का पूरा यहाँ तक बस हर एक पेज के लिए सेम है। यहाँ तक जो काम हम करते हैं वो सिर्फ बॉडी में करते हैं। तो मैंने इस बॉडी में से कुछ टेक्स्ट को शो करना है। तो बेसिकली टैग्स हैं HTML में, और टैग्स क्या है, टैग्स क्या है, टैग्स रिजर्व्ड वर्ड्स है या कीवर्ड्स है। ठीक है, ऐसे कुछ अल्फाज है जो कि एडिटर को पहले से पता होता है, कंपाइलर को पहले से पता होता है। तो देखो ये बॉडी स्टार्ट बॉडी एंड, तो इसके दरमियान में से इंटर प्रेस करें। अब बॉडी में से मैंने वो सब काम करना होगा। ये मैंने वक्त से पहले पढ़ा दिया, कल ये हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट से। फिर उनमें से ये भी होगा कि टैग्स क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सब टैग्स क्या है, बॉडी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन इंशाल्लाह आज भी समझेंगे आप। तो बॉडी के अंदर एक टैग है जिसे कहते हैं H1 टैग। देखो मैंने कहा हर एक टैग की यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे जैसे ही आप शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस करते हैं, मीन स्लैश प्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज भी हो जाता है। अदरवाइज अगर क्लोज नहीं होता तो आपने अपनी कोड से लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर आप आएंगे, देखो यहाँ पे नहीं कि आप इस तरह यहाँ पे कुछ लिखना शुरू करें, तो यहाँ पे आप गलत होंगे। बेसिकली आप यहाँ पे और हेडिंग में आप लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल वेलकम टू द मेंटर्स पाकिस्तान। ठीक है, अपना काम जब तक आपने सेव नहीं किया तब तक कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैं इस, और यहाँ पे आप रिफ्रेश भी करोगे या इस साइन से या F5 से। ठीक है, और आप यहाँ पे आएंगे और इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। अब मैं देखो कंट्रोल एस और यहाँ पे देखो तो आपको अंदाजा भी होगा कि ये सेव हो रहा है। तो देखो सेव हो गया, कंट्रोल एस से सेव हो गया। यहाँ से अगर मैं इस साइन से करता हूँ तो इस साइन से रिफ्रेश करो तो देखो वेलकम टू द मेंटर्स पाकिस्तान। तो आप अपनी वेब पेज में फर्स्ट टेक्स्ट को लाए हैं। क्या ये मुश्किल है? इंशाल्लाह 2-3 क्लास के बाद आप देखते जाएं कि आप क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखते जाएं कि आप क्या क्या बनाते हैं। इंशाल्लाह आप सब बनाएंगे और बहुत आसान है। हर एक चीज़ इस तरह के लेआउट आप बनाएंगे। ठीक है, इस तरह की खूबसूरत चीज़ें ये आप देखें, ये चीज़ें आप सब बनाएंगे खूबसूरत। अब देखो ये सिंपल टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट को कलर दिया गया है। ठीक है, उनको सिर्फ उनकी पोजीशन डिफाइन की गई है कि यार ये यहाँ पे होना चाहिए, उनका कलर रेड किया है। इसके नीचे जो है ये क्या कहते हैं लाइन है, तो ये सब हम इंशाल्लाह करेंगे। ये यहाँ पे उनका बैकग्राउंड कलर चेंज है तो उनके लिए
विजुअली बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टीज़ है, तो इंशाल्लाह वो कल हम पढ़ेंगे। जस्ट हमने आज वेलकम मैसेज डिस्प्ले करना था, ठीक है, कर सकेंगे कल। तो कोई कौन कौन ऐसे हैं जो कल इंशाल्लाह मुझे वेलकम मैसेज डिस्प्ले करके लाएंगे? थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल देखते हैं। कोई मसला हुआ मैं यहाँ पे आपके लिए हाजिर हूँ। मोहम्मद शफीक के नाम से मुझे फाइंड करें फेसबुक पर, या शफीक 55544 मेरी स्काइप आईडी है, जो कि आप ये देख सकते हैं। शफीक 55544 मेरी स्काइप आईडी है। आप मुझे स्काइप पर ऐड कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर ऐड कर सकते हैं, आप मुझे जहाँ पे भी पिंग करते हैं। मेरे मोबाइल नंबर जो है वो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो इस कोड में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक H2 लिखता हूँ। देखो हमारे पास H6 तक है। H2 का मतलब ये है कि आपके पास उससे कुछ कम, हेडिंग 2 इससे कुछ कम। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 6 तक डिस्प्ले कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इससे कुछ कम। तो यहाँ पे देखो H2 स्टार्टिक, यहाँ पे H2 इनटेक, इसके दरमियान में से आए कि फॉर एग्जांपल माई मोबाइल नंबर इज़ 403, ठीक है। एंड आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एंड माई ईमेल एड्रेस इज़ hello.shafiqkhan@gmail.com। कंट्रोल एस अपना काम सेव करें। एंड यहाँ पे आप देखें ये आपका अपना पेज है, अपने पेज में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि आपका टेक्स्ट आ रहा है। तो मेरा मोबाइल नंबर ये है भाई, और मेरा ईमेल एड्रेस ये है। मैंने अपना स्काइप आईडी भी आपको दिया, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे 4 PM पे भी कॉल कर सकते हैं, आप 4 PM पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। इट्स अ फुल सपोर्ट टू यू, ठीक है। लेकिन बस आगे जाए, काम करे, सीखे, एंड इंशाल्लाह यहाँ से आप सीख कर जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।